कि आपने रोड चौड़े करवाए हैं सीकरी के। इस दौरान एक विवाद उठा कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, एक मस्जिद पड़ती थी। मंदिर को आपने तोड़वा दिया, मस्जिद को बचा लिया। ये लोग ये कहते हैं कि विधायक हैं और अपने गांव का रोड भी सही नहीं करवा पाए। पर कि आपके परिवार में कोई शादी थी और कहीं किसी गाड़ी में, विधायक लिखी हुई गाड़ी में गोबांस मिला था। तो लोग ये कह रहे हैं कि 80% जो फंड है विधायक कोटे का, वो उन्हीं गाँव को दिया जा रहा है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और जहाँ से मुस्लिम सरपंच हैं। कि हिंदू और मुसलमानों का भेद करके पानी को बांटा जाता है। कि वाजिब ठीक है, लेकिन उसके पिताजी की वजह से वाजिब वो वाजिब नहीं रहा जिसको लोग वाजिब समझते हैं। अगर आप गलत काम मेरे पास लेके आओगे तो हो सकता है कि मैं एक सभ्य भाषा में आपको बता दूं कि ये नहीं हो पाएगा। अगर उनसे कोई कहेगा तो वो अपनी भाषा में उन्हें बताएंगे, लेकिन जनता को ठेठ मेवाती भाषा में गालियां दे देते हैं। नहीं मतलब, लेकिन अगर नहीं भी देगी तो मुझे जनता से कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक मौका मिला, मैंने वो काम किए जो पिछले 5 मौके वाले आदमी नहीं कर पाए। विधायक साहब का गांव पालकी है। पालकी में जो ऑनलाइन ठगी का जो सबसे बड़ा रैकेट है वो पालकी से चलता है। पुलिस भी नहीं घुसती है वहाँ। अब अलवर जाएंगे तो उधर से रास्ता है, तो जाके मैं जाऊंगा। रास्ता तो खराब मिलेगा आपको, ये तो स्वाभाविक है। ये मानते हैं ना आप। लेकिन वो पायलट की जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, और जिस तरीके से सचिन पायलट ने कैंपेन किया था चुनाव के दौरान, तो लोग उसको क्रेडिट देते हैं। विधायक क्या कहते हैं आपके साथ जो बैठते हैं वो? आने सर एक एपिसोड हुआ था, आपको क्या लगता है कि वो ठीक था, सचिन पायलट का करना जरूरी था वो, या फिर सचिन पायलट की वो गलती रही? माने और पायलट साहब ने जिन मुद्दों को उठाया है वो ऐसे मुद्दे नहीं कि जो एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी मुद्दे, ताकि मुद्दे उठाना या संघर्ष करना, यात्रा निकालना, मैं मानता हूँ सरकार के खिलाफ, वो सरकार अगर ऐसा सोचते कि हमारे खिलाफ है तो वो जवाबदेही से बच रही है। अगर रास्ते अलग रहे और एक पक्ष पे नहीं आए तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए नुकसान तो है ही है। वहाँ के लोगों में चर्चा है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले सर्वे करके आया था, कुछ लोगों ने कहा कि विदेशों में जमीन ले ली, तो मुझे लगा कि वाजिब अली सबसे उपयुक्त आदमी रहेंगे, वो बता पाएंगे सच्चाई को। अशोक गहलोत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने कभी भी किसी नेता को अपने से बड़ा बनने नहीं दिया, समकक्ष भी नहीं आने दिया। जब उनको जरूरत होती है तो सीने से ऐसे लगा लेते जैसे माँ अपने बच्चे को लगा लेती है, और जब उसका यूज खत्म हो जाता तो इस तरीके से फेंक देते जैसे कोई परिचय ही नहीं था। उसे कोई नेता बड़ा शायद इसलिए नहीं बन पाया कि मुझे लगता नहीं कि जितने बेहतर वो राजनीति कर पाए राजस्थान के अंदर, शायद उन्हें कोई क्रॉस नहीं कर पाया राजनीति। तो हमें जनता फेल करेगी, पार्टियां फेल नहीं कर पाएंगी। अब लोगों की निगाहें हैं कि सरकार अगर बनती है कांग्रेस की, इस स्थिति में कांग्रेस रहती है, तो सीएम का फेस कौन होंगे? तो अगर ऐसा मौका आया तो मैं भी अपना हाथ उठाऊंगा, आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा। देखिए, मुझे अशोक गहलोत जी का अनुभव बहुत पसंद है और पायलट साहब की ऊर्जा बहुत पसंद है। नगर से विधायक वाजिब अली आज हमारे साथ हैं। बातचीत करवाते हैं कि आखिर चुनाव नजदीक आ चुके हैं। 4.5 साल में वाजिब अली ने नगर की जनता के लिए क्या किया है? सबसे पहले तो ब्लैक एंड वाइट इस चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने हमें लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। और जैसा आपने कहा कि लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, अब दोबारा बॉल जनता के पाले में आने वाली है। जनता अवलोकन करेगी कि इन 4, 4.5, 5 सालों में जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता की उम्मीदों पे हमने खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जो पिछले 50-60 साल में विधानसभा में नहीं हो पाए। अजय भाई, जहां भी जाते हैं, किसी भी विधायक से बात कर लो, किसी भी मंत्री से बात कर लो, एक बहुत कॉमन डायलॉग आ गया कि इतने काम 50-60 साल में कभी नहीं हुए। मेवात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही आज़ादी के बाद से लेकर आज तक शिक्षा को लेके ये क्षेत्र तरसता रहा, और लगातार प्रतिनिधियों ने कोशिश भी की होगी, लेकिन जिस स्तर पर और जिस स्केल पे तैयारी होनी चाहिए थी, जिस स्केल पे और जिस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए थी, वो हो नहीं पाया। आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियां की है और क्या लोगों को दिया है? देखिए, हम नगर की बात करें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये रहा है। अब किसी पे ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ एजुकेशन का होना चाहिए था उतना नहीं था। जाते जाते वसुंधरा सरकार ने 2018 में पहला सरकारी कॉलेज, एक सरकारी कॉलेज यहाँ खोला, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उससे पहले यहाँ कोई सरकारी कॉलेज भी नहीं था। हमारे एमएलए बनने के बाद हमने उसमें बजट सेशन करा के उसकी बिल्डिंग लगभग अभी उद्घाटन हुआ है, पूरी हो चुकी है। उसके बाद नगर में 3 और सरकारी कॉलेज खुले हैं, ढांचा बनना चालू हुआ है। और शिक्षा, आपने कहा, जैसा आपने कहा, सही बात है, सबसे मजबूत जो कोई विकल्प हो सकता है इन चीज़ों को सुधारने के लिए वो शिक्षा है। तो उस पर काम हुआ है, कॉलेज भी खुले हैं, नए संकाय खुले हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुले हैं।
तो एक एक पॉजिटिव कोशिश तो हुई है इन 4.5 सालों में। और मेवात क्षेत्र पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में और विदेशों तक जाना जाता है ठगी के लिए। इसको रोकने के लिए आपने किस तरह की तो पहल की और कितने कामयाब हो पाए आप, और किस तरीके से लोगों को आपने जागरूक किया? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं ये पूरी दुनिया की एक समस्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इस्तेमाल हम करेंगे, तो कहीं न कहीं उसके जो लूप होल्स हैं, उसकी कमियाँ हैं, उनको भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हम बात अब अपने क्षेत्र की करें तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा यहीं आते हैं। नहीं, देखिए, ये तो मैं कहता हूँ कई बार मीडिया को भी क्या है ना कि मेवात का नाम बहुत पसंद है। जो मीडिया को। एग्जैक्टली जो हेडिंग मेवात के नाम से होती है ना, अगर आप अखबार उठाएंगे कहीं मेवात का नाम लिखा आएगा तो वो आई कैचर है, जिसना कहते हैं स्लोगन एक जो होता है ना, तो मेवात का नाम ज़्यादा पसंद है मीडिया को भी, अखबारों को भी, सुर्खियों को। तो ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं हो रहा, ये चीज़ एक ओवरऑल प्रॉब्लम है और हम भी इसका हिस्सा हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइबर थाना भी खुला है और हम इन चीज़ों से बचना होगा हमें, क्योंकि ये चीज़ें चलने वाली नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। हमने पहले सुना, अब साइबर थाना भरतपुर में खुल चुका है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी टेक्नोलॉजीज़ होंगी। पिछले एसपी साहब जब थे तो करीब 25-30 हज़ार सिम कार्डों को बंद किया गया, आइडेंटिफाई कर करके, जो इस इलाके में एक्टिवेटेड थे पूरे पूरे ज़िले के अंदर। तो गवर्नमेंट या प्रशासन अपनी कोशिश करने में लगा हुआ है, पर ये मैं मानता हूँ कि जब तक खुद में अवेयरनेस नहीं होगी, किसी भी चीज़ का अंत नहीं हो सकता। उसके लिए हम भी अपने तरीके से लगे हुए हैं, बाकी सोशल वर्कर्स हैं वो भी लगे हुए हैं कि क्षेत्र में बुराई हो, चाहिए चाहे कोई और भी बुराई हो, उनसे कैसे हटा जाए। मेरे भी कई सवाल रहेंगे जो मैं पूछूंगा, पहले आप बताइए एक बात। डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तो हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अक्सर आदमी जब बीमार होता है, जब उसको ये पर्ची मिलती है कि आपको रेफ़र कर दिया जाता है अलवर, जयपुर या दिल्ली, वो 6 बार सोचता है कि मैं अब कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, कहाँ जाके मैं रात को रहूँगा। अस्पताल में हमने देखा है कि एसएमएस के चौराहों में, गलियारों में जो है परिजन लेटे रहते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। हमारे विधायक बनने के बाद यहाँ पहले सिर्फ एक सीएससी 30 बेड का नगर में था और एक सीकरी में था, पूरी विधानसभा में। हम पहले बजट के अंदर हमने नगर वाले को जो है कि 50 बेड का अपग्रेड कराया। उसके बाद में दूसरे बजट के बाद में उप जिला अस्पताल नगर में सैंक्शन कराया। उसके बाद एक ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ गुलपाड़ा में बन रहा है। एक सीएससी जो है, जो गुलपाड़ा की थी, पीएससी को सीएससी में अपग्रेड कराया गया। एक जनोथर की पीएससी को सीएससी में अपग्रेड कराया। 4 और पीएससी खुलवाई जो सब संचालित हैं। तो कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जहाँ पे एमएलए कोटे का पैसा ना लगा हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इंडिपेंडेंट अपनी रिसर्च करिएगा, कोई ऐसा यहाँ पहले कमीशन खोरी की बहुत बड़ी प्रथा थी। जो एमएलए कोटे या कोई कोटे बढ़ते थे तो पहले जो है कमीशन ली जाती थी। आप 4.5 साल में एमएलए बने हो चुके हैं, अब इंडिपेंडेंट रिव्यू करिएगा सब जगह जाके, हमने उसको बंद करने की कोशिश करी है। अब से पहले पुलिस थानों के बाहर जो है शाम को नाके लग जाते थे और खुलेआम उगाई हुआ करती थी, ट्रकों से, डंपरों से, मोटरसाइकिलों से। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि किसी थाने के बाहर इस तरह के नाके नहीं लगते कि उगाई करी जाए, चेकिंग तो नॉर्मल वाली बात है। तो आज 4.5 सालों में भाईचारा बहुत बड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई जहां किसी लोगों को भाईचारा बिगाड़ने का मौका मिले। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं दूसरा एक सवाल करता हूं जो लोगों से मुझे पता लगा कि आपने रोड चौड़े करवाए हैं सीकरी के। इस दौरान एक विवाद उठा कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, एक मस्जिद पड़ती थी। मंदिर को आपने तोड़वा दिया, मस्जिद को बचा लिया। ये लोगों को बड़ा गंभीर आरोप है। देखिए, थोड़ा इस पर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। वो नगर का मामला है। नगर में बड़ा रोड बन रहा था और जो नगर का वहाँ पे एक मदरसा है और वो मदरसा की जगह और वो सामने वाली जो जगह, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वो रोड भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में से ही निकला हुआ है। अब उसमें एक मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी बैठते हैं वो गवर्नमेंट का आरएस ऑफिसर होता है, जिसको जुडिशियल पावर्स होती हैं। उन्होंने उस पर स्टे लगा रखा है और बाकायदा कलेक्टर साहब को डिग्री कर रखी कि जब तक इसका निस्तारण ना हो तब तक आप यहाँ बाउंड्री में बदलाव ना करें। तो वो एक लीगल इशू है जो बदलाव नहीं हो सकता। हमने खुद ने बैठ कर समझाइश करने की कोशिश करी, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि बन जाए। रही दूसरी बात, उसके पहले मंदिर तोड़ा नहीं गया, मंदिर की बाउंड्री थोड़ी सी आती थी। मंदिर वाले लोग अच्छे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनसे प्रशासन रिक्वेस्ट कर अपनी बाउंड्री पीछे कर दी। वहीं पे एक अम्बेडकर भवन भी था। हाँ, वो मूर्ति भी तो अम्बेडकर भवन भी था। उन्होंने खुद ने लिखित में दिया कि जब हम लोग सहमत हैं, रोड चौड़ा होना चाहिए, हमें किसी बार कोई आपत्ति नहीं है। उनके समाज के संगठन ने, तो इसमें मेरा एक प्रकार का किसी प्रकार कोई रोल नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात, हम जनप्रतिनिधि हैं तो लोग ये बात तो कहेंगे ही। खैर, लेकिन ये कोई एंगल नहीं है कि इस तरह का कोई मामला हो या कोई भेदभाव किसी प्रकार का हो। मैं वाजिब
अगर मैं भेदभाव करूंगा तो साहब मैं अपने कम्युनिटी के 20% वोट भी इस विधानसभा में नहीं है। मुझे 66,000 वोट 66,000 वोट कैसे मिले? यही सवाल कैसे यही मिलते यही यही सवाल मेरा है कि लोगों ने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की और ऐतिहासिक जीत 27,000 से आज तक कोई जीता नहीं है नगर विधानसभा से, और जितने वोट आपको मिले हैं शायद किसी को आए हों 34-35, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 42,000 वोट आए हैं। एक सवाल, आप विकास की बात कर रहे हो, मैंने लोगों से सुना कि आपका गांव पालकी है पुश्तैनी, वहाँ के रोड टूटे हैं। वहाँ बेरू गांव से निकलकर जब अपन पालकी की तरफ जाते हैं तो रोड टूटा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि विधायक हैं और अपने गांव का रोड भी सही नहीं करवा पाए। देखिए सारा ही हमारा गांव है, जब हम एमएलए बन गए, चाहे वो हमारा पैतृक गांव हो, लेकिन पूरी विधानसभा ही हमारी है। अब से पहले यहाँ बहुत कम काम हो पाया रोडों पे। दूसरी समस्या ये रही कि बीच में कोरोना काल के अंदर जो है ज़्यादा रोड से बजट सरकार स्पेंड नहीं कर पाई। ये नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में हालांकि वो रोड सेक्शन हो चुका है, हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वहाँ डामर डल जाएगा। और भी बहुत सारे बड़े बड़े रोड जो है पिछले 2 सालों के अंदर सरकार ने बहुत रोड दिए हैं विधानसभा को, तो जहाँ जहाँ कमी है वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप संजय भाई, जब मैं पता कर रहा था आपके बारे में तो एक आरोप और लगाया लोगों ने आपके ऊपर कि आपके परिवार में कोई शादी थी और कहीं किसी गाड़ी में, विधायक लिखी हुई गाड़ी में गोबांस मिला था। हालांकि बाद में उस पर क्लीन चिट आ गई और वो जो FSL रिपोर्ट होती थी पाई गई, लेकिन इससे हिंदुओं की भावनाएं भड़की हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया वो आज भी इस बात को लेके नाराजगी जताते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये कोई षड्यंत्र था। अच्छा। उसके पीछे 2-3 राज हैं। आप उस गांव में जाके पता करना, अड़ोस पड़ोस के वालों से, लोगों से भी पता करना, अगले दिन जो खाना था वो लड्डू पूरी थी। तो वो तो मांडा का उस दिन लड्डू पूरी बनती है कि नहीं? तो हमारे यहाँ तो हलवाई चल रहे थे उस रात को। ये ये घटना बताई जा रही है, ये बात आप वहाँ के लोगों से वेरीफाई करिएगा, पहली बात तो प्लीज। दूसरी बात, वो जो घटना थी वो चुनाव के 2 साल बाद, और बसपा का स्टिकर बिल्कुल ब्रांड न्यू उस पे लगा हुआ था, बिल्कुल जैसे कि अभी चिपकाया हो। और निश्चित तौर पे वो ऐसी घटना सामने आई, हमें पता चला, हमने भी पुलिस को कहा, और वो यहाँ ना हमारे परिवार में से वो ना किसी गाड़ी थी ना किसी का मामला था। अब ये तो लोग क्या कि कोरिलेट लोग कर देते हैं कि साहब इनके परिवार में 2 दिन बाद शादी है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और क्योंकि हमको इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करना है। अपराधी है वो अपराधी चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो क्या कि विपक्ष के लोगों के लिए ऐसे मसाले मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लीन करने देना चाहता हूँ, ना हमारा ना हमारे परिवार का, ना उन चीज़ों में कोई लेना देना नहीं। जब मैं पता कर रहा था एक चीज़ और सामने निकल के आई कि जैसे पहले के विधायकों ने किया, जब हिंदू यहाँ से कोई विधायक रहा उसने हिंदू सरपंचों को और हिंदुओं के गांव जो थे उनमें काम करवाए। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब वाजिब है, लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि नया लड़का है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, और उनको लगा नहीं आप में कि हिंदू है कि मुसलमान है, उनको लगा कि यार एक अच्छा लड़का है, इसको वोट दे के जिताते हैं। लेकिन आप भी उसी परिपाटी पे चल निकले हो। लोग ये कह रहे हैं कि 80% जो फंड है विधायक कोटे का वो उन्हीं गाँवों को दिया जा रहा है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और जहाँ से मुस्लिम सरपंच हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है? ये किताब मैं आपको दूंगा, इसमें हर एक पंचायत का है, फंड तो सबको मिला है। अच्छा, ये हो सकता है कहीं कम कहीं ज्यादा, देखो इसमें कोई दो राय नहीं आप है। मानते हैं ना कि जो मैं कह रहा हूँ उस बहुत सही है वो बात? देखिए, क्योंकि कामों की डिपेंडेंसी है ना, कहीं काम ज्यादा जरूरत है, कहीं काम कम जरूरत है। ये समझ सकते हो कि जो आपके वोटर नहीं होते वो आपके पास आने में हिचकिचाता है, राइट? तो उनकी समस्याएं इतनी फ्लुएंटली नहीं आएंगी जितनी वोटर की समस्या आपके पास में आती हैं, ये नेचुरल है। अब और तो कई ऐसे भी गैप होते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब 10 साल का रिकॉर्ड निकालिएगा, आपको ऐसी पंचायतें मिल जाएंगी जहां एमएलए कोटा 1 भी रुपया नहीं लगा। नहीं, वो मैं पहले कह चुका हूँ, लोगों ने भी। एक मिनट वाजिब भाई, मैं कह चुका हूँ कि लोगों का यही तो कहना है। लोगों ने मुझे यही बताया कि वाजिब को इतने वोट सिर्फ इसीलिए मिले कि वो शायद इस परंपरा को तोड़ पाए, लेकिन वो भी उसी परंपरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम तोड़ पाए हैं, और हमने पंचायत वाइज डाटा दिया है कि किस पंचायत में कितना काम हुआ है। कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जहां एमएलए कोटा का पैसा ना लगा हो। ये स्वाभाविक है कि आप 100% इक्वल तो दे नहीं सकते, राइट? कहीं कमी ज़्यादा होती है, कहीं कमी कम होती है। कुछ समस्या आपके पास पहले आ जाती हैं तो वो पहले आंसर हो जाएंगी, कुछ अगर समस्या आ ही नहीं पाएंगी तो वो आंसर में डिले हो जाता है। पर क्योंकि मुस्लिम तो 20% भी आबादी नहीं है नगर के अंदर,
तो अगर मैं इन तथ्यों पे काम करूंगा तो मैं तो खुद मर जाऊंगा, कल को किस मुंह से वोट मांगूंगा लोगों से, राइट? तो ये इलॉजिकल भी है। 46% वोट मिले थे आपको। एग्जैक्टली हाँ। 20% होने के बाद 40% मुझे भी मिले, तो जो 24-25% लोगों ने वोट दिए हैं, मैं उनकी उनकी बदौलत तो जीता हूँ। तो अगर मैं उन्हें कैटर नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो खुद मर जाऊंगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक लोगों का और सवाल था, पूछते पूछते उन्होंने बताया कि भरतपुर में पानी की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की भी और खेती के पानी की भी। चंबल का पानी आता है, नहर से पानी आने लगा है भरतपुर में, लेकिन नगर में नहीं आता, और आता है तो वहां दिया जाता है, फिर मैंने बताऊंगा कि हिंदू और मुसलमानों का भेद करके पानी को बांटा जाता है। अब ये आप ना अधिकारियों से मिलना, मुझसे मत पूछिए और उनसे रिपोर्ट लीजिए, है कि नहीं है? जहाँ जहाँ चंबल की पाइपलाइनें डली हैं, वहाँ सब जगह पानी पहुँचता है। अब गांव की समस्या क्या है कि जैसे जिस गांव में पानी पहुँचा जिस लाइन से, तो शुरुआत के जो घर होते हैं जिनके सामने से पाइप निकलती है, वो उसे काट के डायरेक्ट कनेक्शन कर लेते हैं। और ये हर गांव की समस्या है, वो उस गांव में कनेक्शन कर लेते हैं और उसका आधे से ज़्यादा गांव में पानी नहीं पहुंच पाता। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। ये तो बेबुनियाद है। पानी जैसी पतली चीज़, और पानी जब पुण्य का धर्म, अगर इसको भी कोई धर्म में बांटेगा तो भी देश में क्या बच जाएगा? ये सबसे बड़ा बड़ा पाप है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो तो जीने के लायक नहीं है इंसान, अगर ऐसी घटिया हरकत कोई आदमी करे तो ये आपके बारे में लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पिताजी की जो दबंग छवि है उसको लेके लोग कहते हैं कि वाजिब ठीक है, लेकिन उसके पिताजी की वजह से वो वाजिब नहीं रहा जिसको लोग वाजिब समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे जानते हैं, मुझे कनेक्ट करना आसान है, तो मेरे बारे में अगर कोई दुष्प्रचार करना चाहे तो वो चलेगा नहीं। तो सबसे आसान तरीका कौन है? क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरे पिताजी, मेरे तो कोई भाई तो यहाँ है नहीं, है कि नहीं है? तो वो उन्होंने अल्टरनेट निकाला है कि कहीं ना कहीं से दाग लगाया जाए। और मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो सच्चे मन के आदमी हैं, और वो मुंह पे कहने वाले आदमी भी हैं। अगर कोई झूठा मुकदमा लेके आता है तो उसको 2 गाली भी सुना देते हैं। हाँ, यही बात है। बिल्कुल, वो politician सिर्फ नहीं है। यही बात है। वो पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ। अगर आप गलत काम मेरे पास लेके आओगे तो हो सकता है कि मैं एक सभ्य भाषा में आपको बता दूं कि ये नहीं हो पाएगा। अगर उनसे कोई कहेगा तो वो अपनी भाषा में उन्हें बताएंगे, लेकिन जनता को ठेठ मेवाती भाषा में गालियां दे देते हैं। नहीं, मतलब बुजुर्ग आदमी है। अगर अपने छोटे को हम सब लोग गाली दे देते हैं, ऐसे तो खैर नहीं है, वो परंपरा का एक हमारा माहौल है। लेकिन ये तो सिर्फ क्या है कि एक विपक्ष के लोगों के पास में कुछ कहने के लिए बहाना नहीं मिलता, तो इस तरीके से बहाने से हमें काउंटर करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने काम से। मुझे जनता ने मौका दिया और मैंने पूरी कोशिश करी, 4.5 साल तक जनता की अच्छी सेवा करी। और अगर जनता दोबारा मौका देगी तो निश्चित तौर पे ये जो काम हमने शुरुआतें करी हैं ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं भी देगी तो मुझे जनता से कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक मौका मिला, मैंने वो काम किए जो पिछले 5 मौके वाले आदमी नहीं कर पाए। मैं जब पता कर रहा था मुझे बताया गया कि वाजिब अली के गांव में, विधायक साहब का गांव पालकी है, पालकी में जो ऑनलाइन ठगी का जो सबसे बड़ा रैकेट है वो पालकी से चलता है, पुलिस भी नहीं घुसती है वहाँ। ये मुझे लोगों ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर पूछना आप ये कहाँ तक सत्य है और क्या क्या सच्चाई है इसके अंदर की। देखिए, नेताओं पे आरोप लगना स्वाभाविक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। पालकी गांव बहुत सीधा गांव है। मैं तो ये कहता हूँ, हमारे गांव में कोई मुकदमे दर्ज नहीं है आपसी लड़ाई झगड़े के भी। और जहाँ की बात की पुलिस की है, तो अभी 3-4 रोज पहले ही कोई अपराधी था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई वहाँ से। और आप थाने वालों से पता करिएगा, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कि अब हमें टारगेट कैसा किया जाए, ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं। लेकिन आप खुद जाके देखिए पालकी गांव में, अब अलवर जाएंगे तो उधर से रास्ता है, तो जाके मैं जाऊंगा। रास्ता तो खराब मिलेगा आपको, ये तो स्वाभाविक है। ये मानते हैं ना आप। नहीं है, लेकिन वो डामर डलने वाला है, अप्रूव हो चुका है, तो वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद जाके देखिएगा, क्योंकि आप बात करना भूल गए, गौ तस्करी की बहुत चर्चा होती है हमारे क्षेत्र में। बहुत मैं एड्रेस करना चाहता हूँ ऐसे इश्यूज को। गौ तस्करी जो है ये मामला, ये अक्सर हरियाणा में होता है, और हमारे यहाँ के रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हरियाणा में बीमा बसी के पास लगी हुई है। वो मेरे ख्याल से देश की टॉप 5 फैक्ट्रीज में से होगी। किस चीज़ की फैक्ट्री है वो मांस की फैक्ट्री है, जहाँ बड़े जानवरों को काटा जाता है। और वो बॉर्डर के पास है, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, पहाड़ी से फिरोजपुर से पहले हरियाणा में है वो। अच्छा। और अक्सर जहाँ जो मुझे जानकारी मिली है, ये जानवर जो पूरे राजस्थान से इकट्ठे करके वहाँ जाते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और निश्चित तौर पे बीजेपी की वहाँ सरकार है, उन्होंने अनुमति दे रखी है। तो यहाँ के रूट्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ के लोकल लोग गौ तस्करी में इन्वॉल्व नहीं है जो भी। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी कार्रवाई नगर विधानसभा के थानों में हुई आज से पहले, इतनी चारों तरफ
इतनी किसी थाने में कार्रवाई नहीं हुई। जो गाय गाड़ी की भर के लेके आते हैं वो नगर में नहीं भरी जा रही, वो दौसा, महुआ, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग जो है सिकंदरा कहाँ-कहाँ से लेके आते हैं। इस बीच हज़ारों चौकियाँ पड़ती हैं, कई थानों पड़ते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो पाती। हमारे यहाँ के जो पुलिस है, जो वो है, वो उनको स्पेशल निर्देश इस बात के, आप कार्रवाई करिए। हमारे थानों में आप जाके देखिए, आज वाहन के ऊपर वाहन चढ़े हुए हैं। पे हमारे जो कम्युनिटी के उलेमा हैं, उन्होंने इसको हराम करार दे दिया है कि अगर आप गाय का मीट का सेवन करते हो, हराम है आपके लिए। क्योंकि जो चीज़ दूसरे धर्मों के भाइयों के मन में दुष्भावना पैदा करे, ज़हर पैदा करे, ज़हर घोले या घृणा पैदा करे, वो काम आपको पूरे धर्म को बदनाम कर रहा है। हरियाणा की ये जो फैक्ट्री अगर बंद हो जाए, आप समझिए कि इस इलाके की अलवर भरतपुर की तो खास तौर पे 80% ये गौतश्री बंद हो जाएगी। जब सरकार बनी थी, लोग ये कहते हैं कि सचिन पायलट का ज़्यादा योगदान था और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को साइड करके सत्ता हथिया ली। आप इस बात से कितना सहमत करते हैं? देखिए, हम उस वक्त सरकार में नहीं थे, क्योंकि हम तो बेचारे बसपा से चुनाव लड़े, अलग पार्टी हमारी दल थी। हम तो जब एमएलए बन के आए, हमें तो खबर मिलेगी गहलोत साहब सीएम बन चुके हैं। तो वो क्या दौर रहा, क्या वो रहा, इसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर निश्चित तौर पे सचिन पायलट साहब हमारी पार्टी के बहुत ऊर्जावान और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और एज ए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और निश्चित तौर पे उनके अध्यक्षता के अंदर सरकार भी बनी। अब मुख्यमंत्री कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, मेरे ख्याल से ना तो मेरा ऐसा अनुभव है और ना मुझे इसकी बहुत बड़ी कुछ जानकारी है, और मैं बहुत छोटा हूँ इस बात पर कमेंट करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। सचिन पायलट की जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, और जिस तरीके से सचिन पायलट ने कैंपेन किया था चुनाव के दौरान, तो लोग उसको क्रेडिट देते हैं। विधायक क्या कहते हैं आपके साथ जो बैठते हैं वो? नहीं, बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर ये इसमें देखो, उनको कहने की जरूरत भी नहीं है, तो आम जनता भी जानती है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे राजस्थान के दौरे किए और पार्टी को खड़ा करने में बड़ी मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर आदमी इसको एक्सेप्ट करता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और उनका क्रेडिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब मानेसर एक एपिसोड हुआ था, आपको क्या लगता है कि वो ठीक था, सचिन पायलट का करना जरूरी था वो, या फिर सचिन पायलट की वो गलती रही मानेसर एपिसोड? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और मुझे इन पे कमेंट करना उचित नहीं है। जिन्होंने जो भी निर्णय लिए बहुत सोच समझ के लिए होंगे, ज़ाहिर सी हम सब लोग हमसे सीनियर हैं, और कभी-कभी जो निर्णय होते हैं वो सही भी होते हैं, वो गलत भी होते हैं। किसी पक्ष के लिए सही हो जाते हैं, किसी पक्ष के लिए गलत भी हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे अब वो एक एपिसोड ख़त्म हो चुका है, उसकी चर्चा अभी कहीं पे भी नहीं है, ना होनी चाहिए। हम लोग अब एक साथ मिल के चुनाव में जा रहे हैं 4-5 महीने बाद जो है। सचिन पायलट से कभी बात होती है? क्योंकि जो गहलोत गुट के जो नेता हैं, गहलोत नहीं चाहते कि कोई भी जाके पायलट से मिले या पायलट से बात करें। आपने कभी उस दौरान मानेसर एपिसोड के बाद में सचिन पायलट से मुलाकात की, उनसे कभी कोई बातचीत हुई आपकी, या अब भी कभी मिलते हो तो कोई बातचीत होती है आपकी, और बातचीत होती है तो क्या होती है वो? देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गहलोत साहब ऐसा नहीं चाहते होंगे, क्योंकि मैं गहलोत साहब का भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं सचिन पायलट साहब का भी खूब बड़ा सपोर्टर हूँ। हम जब वो सदन में आते हैं हमेशा हमसे अच्छे से मिलते भी हैं, और मैं तो बाकायदा उनके साथ राहुल गांधी की यात्रा में भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ में गया था। पायलट साहब के साथ में राहुल गांधी जी की यात्रा जब महाराष्ट्र में थी, और मुझे हमेशा उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज गैप भी नहीं है, तो आई मीन हम अब थोड़ा आदमी रिलेट भी अपने आप को कर लेता है, और हमेशा अच्छे आइडियाज़ उनसे मिलते हैं, और इस बात का कोई बुरा नहीं मानता। चाहे वो लोग गुटबाजी की अफवाहें ज़्यादा होती हैं, पर मुझे कभी गहलोत साहब की तरफ से भी ऐसा नहीं लगा कि उनको इस बात से कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा कि मैं उनसे मिलता भी हूँ, जाता भी हूँ। तो और ये चीज़ें मेरे ख्याल से मीडिया में ज़्यादा आ जाती हैं, कुछ लोग मिर्च मसाला लगा मीडिया में तो तब आती हैं जब गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पे दिखाई नहीं देते। गहलोत गद्दार कह देते हैं, सचिन पायलट फिर कहीं 11 अप्रैल को अनशन करते हैं, 11 मई को रैली करते हैं, फिर 5 दिन की यात्रा निकालते हैं। तो मीडिया की कहाँ देन है? ये तो नेता लोग कर रहे हैं तो उसको तो दिखाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से दिखा दी जाती हैं वो एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं होती हैं, है ना? और बयानबाजी की तो बात है, तो राजनीति में तो बयानबाजी देखिए राजनीति का हिस्सा है, और अब जो बयान देते हैं ये तो वही अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका क्या प्रारूप होगा, उनकी क्या भावनाएं रही होंगी। और पायलट साहब ने जिन मुद्दों को उठाया है वो ऐसे मुद्दे नहीं कि जो एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी मुद्दे हैं, प्रदेश के ही मुद्दे हैं, हमारे ही मुद्दे हैं वो भी। उनके सॉल्यूशंस से कोई सहमति या असहमति जता सकता है, हर आदमी का अपना एक तरीका है करने का। तो और जनता के मुद्दे उठाना या संघर्ष करना, यात्रा निकालना, मैं मानता हूँ ये सरकार के खिलाफ नहीं है,
ये जनता की आवाज़ है, हम लोगों ने उठाया तो कौन उठाएगा, और यही लोकतंत्र है। और हमारी पार्टी तो खूबसूरती भी यही है। मैंने खुद ने बहुत सारे मुद्दों पे ऐसी बात कही जो बहुत से लोग कहते हैं तो सरकार के खिलाफ है। मैं ये मानता हूँ जनता की आवाज़ उठाना सरकार के खिलाफ हो ही नहीं सकती। वो सरकार अगर ऐसा सोचते कि हमारे खिलाफ है तो वो जवाबदेही से बच रही है। आप पायलट साहब की 3 मांगों से सहमत हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए, उन्होंने उसके सॉल्यूशन के लिए मांग क्या करी वो डिफरेंट हो सकता है। और जो मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए अब वो पेपर लीक का जैसे मुद्दा है, और जो इश्यूज हैं युवाओं के लिए, तो मुद्दे तो हैं और उन पे कोशिश भी हो रही है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं हो रही। हाँ, उनके बताए हुए सॉल्यूशन की मांगे से सहमति असहमति जता सकते हैं। तो अशोक गहलोत अगर इसी तरह से अलग अलग रास्ते चलते रहे, एक पार्टी में होते हुए भी एक मंच पे नहीं आएंगे, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर रास्ते अलग रहे और एक मंच पे नहीं आए तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए नुकसान तो है ही है। और जितने भी इसमें हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े नेता हैं, हम सबको बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी लड़ाई में कमज़ोर पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी और अलवर के विधायक संदीप यादव की दोस्ती की चर्चाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं अलवर ज़िले में। अलवर ज़िले में चर्चा है कि संदीप और वाजिब मिलके ऑस्ट्रेलिया में जो आपका बिजनेस है, कहीं कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन भी ली है और कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं दोनों मिलके। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वहाँ के लोगों में चर्चा है कि संदीप ने विदेशों में ज़मीन ली है। नहीं, कोई भारतीय विदेश में ज़मीन नहीं ले सकता, वहाँ के नियम इस तरीके के हैं। कोई भी भारतीय वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता किसी भी प्रकार से। बाकी वहाँ के लोगों में चर्चा है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले सर्वे करके आया था, कुछ लोगों ने कहा कि विदेशों में ज़मीन ले ली, तो मुझे लगा कि वाजिब अली सबसे उपयुक्त आदमी रहेंगे, वो बता पाएंगे सच्चाई को, क्योंकि विदेश तो उन्हीं के साथ गए हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाजिब भाई, गहलोत जादूगर बताए जाते हैं और जिन अशोक गहलोत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने कभी भी किसी नेता को अपने से बड़ा बनने नहीं दिया, समकक्ष भी नहीं आने दिया। जब उनको ज़रूरत होती है तो सीने से ऐसे लगा लेते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को लगा लेती है, और जब उसका यूज़ खत्म हो जाता तो इस तरीके से फेंक देते जैसे कि कोई परिचय ही नहीं था। अशोक गहलोत के बारे में ऐसा कहा जाता है। आप अशोक गहलोत के सरकार को बचाने में आपका पूरा योगदान रहा, और देखने में आ रहा है कि जितने भी लोगों ने सरकार बचाई वो जद्दोजहद कर रहे हैं टिकट मांगने के लिए। क्या ये बात सच है? और आपको किस तरीके का आश्वासन दिया? क्योंकि जब आप कांग्रेस में गए थे तो आपसे कोई ना कोई डील तो हुई होगी। क्या डील थी, और क्या अब अशोक गहलोत वही अशोक गहलोत हैं और उन वादों पे खरे उतर रहे हैं जो उन्होंने आपसे पहले किए होंगे? अशोक गहलोत जी के बारे में हमने भी पहले पढ़ा है, लोगों से सुना भी है, और बहुत सारी बातें लोग अपने अपना अनुभव बताते हैं। जी। हमने उन्हें लगभग इन 4.5 सालों में उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला, और हमने उन्हें बहुत सरल स्वभाव का पाया। हमें कोई समस्या होती है क्षेत्र के मुतालिक तो उनको अप्रोच करना बहुत आसान है, और वाकई में वो ध्यान रखते हैं एमएलएज़ का, उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं, और हर संभव मदद होती है कि वो समस्याएं जो क्षेत्र की हैं उनका निस्तारण हो। उनसे कोई नेता बड़ा शायद इसलिए नहीं बन पाया कि मुझे लगता नहीं कि जितने बेहतर वो राजनीति कर पाए राजस्थान के अंदर, शायद उन्हें कोई क्रॉस नहीं कर पाया राजनीतिक में। इसमें राजनीतिक गुण तो आदमी को चाहिए होते हैं। तो सर्वगुण संपन्न जिसे एक नेता कहा जाता है, वो गहलोत साहब हैं। और रही बात, आपने कहा कि टिकट की कोई डील हुई होगी। देखिए, हम जब शामिल हुए, और ये मैं निश्चित तौर पे कहते कि कई बार लोग सोचते हैं, लोग कई बार अरे साहब बहुत से लोग पैसे लिए होंगे, ये लिया होगा, यहाँ तक आरोप लगाते हैं। अशोक गहलोत साहब बहुत गांधीवादी आदमी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चाहते हैं कि हम आप सरकार को आप समर्थन करें, और इस समर्थन देने के साथ हम इंश्योर करेंगे कि आपके क्षेत्र के जो विकास कार्य हों वो बेहतर हों, आपकी बातें सही से सुनी जाएं, और जो जनता का हक है आपकी का, वो आपको मिले। इसके अलावा ना कोई डील ऊपर ना कोई डील नीचे। निश्चित तौर पे जो हम लोग 6 लोग शामिल हुए, हम सब के अंदर भी कुछ काबिलियतें तो होंगी कि हम 2 बहुत बड़ी पार्टियों को हरा कर आए थे, और अक्सर हम में से 5 आदमी तो पहली बार ही विधायक बने हैं, और कुछ लोगों ने तो चुनाव भी पहली बार लड़ा होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा तो नहीं है कि हम किसी पार्टी के लिए डिपेंडेंट थे या कोई टिकट की बहुत बड़ी लालसा में थे, क्योंकि जो टिकट हमें पहले नहीं मिला, जब हम जीत सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी हमारे क्षेत्र की जनता, जिन्होंने हमें चुन लिया। लेकिन अगर उनकी उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर पाए तो हमें जनता फेल करेगी, पार्टियाँ फेल नहीं कर पाएंगी, हमारा ये विश्वास था।
और पहले भी हमने लोगों में विश्वास जताया कि दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं हम उनसे बेहतर हैं, और अब जब हमें सरकार का साथ मिलेगा हम और बेहतर कर पाएंगे। तो फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, जब आप बेहतर कर पाते हो तो नहीं, टिकट वो आपके पास होता है। टिकट कांग्रेस का टिकट तो चाहिए ना अब, या फिर जनता के बीच में आपकी छवि धूमिल होगी कि जब मन करता है पार्टी में आ जाते हैं, जब पार्टी का दाम मन करता है जब छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है। तो आपको क्या आश्वासन है और कितने आश्वस्त हैं आप 6 के 6 लोग कि आपको कांग्रेस टिकट देने जा रही है? देखिए, जब मैं समझता हूँ कि हम 6 के 6 लोग इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हम 6 लोगों की ज़मीन बहुत मजबूत है। 6 के 6 लोगों की ज़मीन जो है बहुत मजबूत है, और कांग्रेस में आने के बाद वो ज़मीन और मजबूत हुई है। ये बिल्कुल क्लियर है, जो आदमी का विनेबिलिटी नहीं होगी उस आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो बाजी बली हो और चाहे कोई पार्टी से जीता हुआ कोई एमएलए हो। ये बिल्कुल क्लियर सबको है, पार्टी की तरफ से निर्देश है कि आप अब अपने जड़ें मजबूत कीजिए, अपने क्षेत्र को मजबूत कीजिए, जो विकास कार्य सरकार ने कराए हैं उनको जनता तक पहुंचाइए, जनता में अपनी छवि अगर बेकार है तो उसको सुधारिए। तो टिकट का जो क्राइटेरिया जो सबके साथ होता है वही हमारे साथ है, हमें कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है। 1998 की बात करें तो किसी और को मुख्यमंत्री बनना था, अशोक गहलोत बन गए। 2008 पे आ जाते हैं, किसी और को बनना था और फिर अशोक गहलोत बन गए। फिर 18 पे आते हैं, बनना किसी और को था, फिर गहलोत बन गए। अब लोगों की निगाहें हैं कि सरकार अगर बनती है कांग्रेस की, इस स्थिति में कांग्रेस रहती है, तो सीएम का फेस कौन होंगे? देखिए, वैसे तो अब तक पार्टी में ऐसी परंपराएं रही नहीं है कि पहले फेस को प्रचारित किया जाए या बताया जाए कि कोई फेस होंगे, और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी करंट परिस्थितियों में सरकार कोई चेहरा नॉमिनेट करेगी। निश्चित तौर पे हमारे पास हमारी पार्टी का जो सबसे बड़े नेता का जो चेहरा है वो है राहुल गांधी का, क्योंकि वो जिस लड़ाई को लेके चल रहे हैं पूरे देश के अंदर वो बहुत बड़ी है। उनके लिए भी बहुत आसान था कम्युनल लाइन पे आना, उनके लिए भी बहुत आसान था जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना, उनके लिए भी बहुत आसान था चीज़ों को झूठ करके बोलना या तोड़ मरोड़ के बोलना, पर उन्होंने वो नीति नहीं चुनी। और आज एक हर एक कांग्रेसी आदमी कांग्रेसी जो विचारधारा से जो कनेक्ट रखता है वो उस विचारधारा को लेके चल रहा है। तो लड़ाई जो है 2023 की भी इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी कि कांग्रेस ओवरऑल पार्टी के सिद्धांतों के, पार्टी की विचारधारा को लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जब सीएम का सिलेक्शन होता है तो फिर इस बार हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो और जीतेंगे तो देखेंगे कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है, फिर आपको अगली बार बता पाएंगे कि भाई नहीं, आपका मन क्या रहेगा कि किस तरफ जाऊं मैं? मेरा मन तो ये रहेगा, मैं तो अपना हाथ उठा दूंगा सर, मैं भी बनना चाहिए हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं क्वालिफाइड हूँ, बिजनेस एक्सपीरियंस है, मैं एमएलए भी रह लिया, तो अगर ऐसा मौका आया तो मैं भी अपना हाथ उठाऊंगा, आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा। देखिए, ये तो उस वक्त की परिस्थितियां होती हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर सिस्टम होते हैं, तो हमें तो अभी ज़्यादा अनुभव उनका नहीं है, पर होगा तो जरूर बताएंगे आपको, उसका जवाब नहीं बनता। पॉलिटिशियन आप किसको पसंद करते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट? देखिए, मुझे अशोक गहलोत जी का अनुभव बहुत पसंद है और पायलट साहब की ऊर्जा बहुत पसंद है। दोनों के अंदर ही जो है, अब इनका मिश्रण कोई हो मेरे जैसा तो काम चले। ये थे हमारे साथ में नगर विधानसभा से विधायक वाजिब अली। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।